हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे आप लोग? चलिए हम आज के अपने टॉपिक पे आते हैं। इसके पिछले दो वीडियोस में मैंने ब्लड के दो पार्ट आपको वीडियो बना दिए थे। चूँकि ब्लड एक बड़ा टॉपिक है, लिहाजा इसको मैंने 2-3-4 पार्ट में डिवाइड करके क्लास लिया है, वीडियो बनाया है। अभी से पहले के दो वीडियोस जो मैं ब्लड का पार्ट 1, उसमें ब्लड के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। ब्लड क्या है, ब्लड के वर्क्स क्या है, कैसे कैसे, और ब्लड का जो कंपोजिशन था वो मैंने करा दिया था कि ब्लड के मेनली दो कंपोजिशन है, दो कंपोजिट हैं, दो पार्ट हैं। एक तो ब्लड कार्पसेल्स और दूसरा प्लाज्मा। और जिसमें मैंने ब्लड कार्पसेल्स को हम रुधिराणु या रक्त कणिका भी कहते हैं, उसको मैंने बोला था कि रक्त कणिकाएँ या ब्लड कार्पसेल्स 3 तरह की होती हैं: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, और प्लेटलेट्स को हिंदी में बोलते हैं रक्त बिंबाणु। चलिए, जैसे मैंने आरबीसी बता दिया था, आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में बता दिया था, प्लेटलेट्स बचा था और हमारा प्लाज्मा बचा हुआ था। चलिए पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात आती प्लेटलेट्स की, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। कई सालों से ये जुलाई के बरसात के महीने में जब बहुत मच्छरों की भरमार होती है, तो चिकनगुनिया है, डेंगू है, मलेरिया, बहुत सारी बीमारियां आप देखते हैं। तो जिसमें डेंगू बहुत ही खतरनाक है। किसी को अगर डेंगू हुआ हो, उसने खुद फील किया होगा। देखिए, प्लेटलेट्स अचानक डाउन होने, बहुत जल्दी डाउन होती हैं। प्लेटलेट्स की जो रेंज होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख एक स्वस्थ मनुष्य के बॉडी में होनी चाहिए, ब्लड में होनी चाहिए। वो गिर के बहुत कहीं किसी 25,000, 30,000, 10,000 तक आ जाती है। बहुत ही भयावह स्थितियाँ हो जाती हैं। तो देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके वो देख लीजिए, जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी बात, टू द पॉइंट पढ़ना है, फालतू की कहानी स्टोरी कोई मतलब नहीं। वो देखिए जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। पहला क्वेश्चन बनता है, प्लेटलेट्स किस में पाए जाते हैं? ब्लड में किन किन जीवों के, एनिमल्स के ब्लड में प्लेटलेट्स पाई जाती हैं? तो ध्यान रखिएगा, मानव इंसानों, ह्यूमंस के, ह्यूमन एंड अदर मैमल्स, जितने भी स्तनधारी जो अपने बच्चों को फीड कराते हैं, बच्चे देते हैं, स्पेशली मैमल्स कह लीजिए, तो इंसानों में और अन्य स्तनधारी जीवों में ये ब्लड में प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। बाकी अदर एनिमल में कहीं किसी में नहीं पाई जाती है। अब बात आज जो प्लेटलेट्स के सेल्स हैं, उसमें क्या न्यूक्लियस पाया जाता है? तो कुछ कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया, ध्यान रखिएगा। प्लेटलेट्स के में जो है न्यूक्लियस अभाव होता है, नहीं होता है। प्लेटलेट्स का एक स्वस्थ मनुष्य के ब्लड में जो काउंट है, उसकी रेंज है मिनिमम 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच में होनी चाहिए पर क्यूबिक mm। अब बात आती है प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है। ध्यान दीजिए, जितने भी ब्लड कार्पसेल्स हैं, सबका निर्माण आपका उसी में होता है, अस्थि मज्जा में ही होता है। एक एडल्ट की बात कर रहा हूँ मैं। आरबीसी का भी वही होता था, डब्ल्यूबीसी का भी वही होता था, और इसका भी वही होता है। तो अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। अब बात आती है कि ये प्लेटलेट्स जो होती हैं, डैमेज कहाँ होती हैं, डेथ होने बाद इकट्ठा कहाँ होती हैं? ध्यान दीजिएगा, ये डेथ के बाद ये प्लीहा या स्प्लीन में कलेक्ट होती हैं, इकट्ठा होती हैं। अब एक कंडीशन होती है, बीमारियां तो अलग मैटर है। जब प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है सामान्य लेवल से काफ़ी कम, तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है? प्लेटलेट्स के कम होने को बोलते हैं। अब बात आती है किन किन परिस्थितियों में प्लेटलेट्स डाउन होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा मैंने बोला, डेंगू का जो बुखार आता है, डेंगू बीमारी है, मच्छरों से फैलती है, उसमें अचानक तो बहुत ही तेज़ी से डाउन हो जाती है। लोग खड़े नहीं हो पर चक्कर आ जाता है, लोगों को बड़ी मुश्किल हो जाती है, कितनों को तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। चिकनगुनिया ये भी है, मलेरिया में भी हो जाता है। अब किसी का लीवर या किडनी बहुत ही बुरी हालत में है, डैमेज की स्थिति में, फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रही है, तो ऐसे लोगों के साथ में भी ये प्रॉब्लम आती है।
अब बात आती है कि ऐसे कौन कौन से हमारे आहार हैं जो कि प्लेटलेट्स को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बकरी का दूध, गोट मिल्क, गिलोय जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो पेड़ों पे वो एक लता बेल जैसी होती है, पपीते का पत्ता भी इसको बढ़ाने में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। कीवी जो फल आप फ्रूट खाते हैं, उस जब भी कोई किसी को देखिए जो लोग हॉस्पिटलाइज हुए होंगे या किसी भी डॉक्टर के केयर में उनका इलाज चल रहा होगा, तो डॉक्टर लिखता है कीवी खाओ, नारियल पानी पियो। एलोवेरा भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। जितने हमारे खट्टे फल होते हैं जैसे आपके संतरा है, अंगूर वगैरह, ये भी हैं। पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक वगैरह, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मिला जुला के एलोवेरा हो गया, खट्टे फल हो गए, पत्तेदार सब्जियां हो गई ये सब ऐसे आहार हैं जिनसे इसकी काउंट्स को बढ़ाया जा सकता है। अब बात आती है प्लेटलेट्स का मेन वर्क क्या होता है। तो प्लेटलेट्स का जो मेन वर्क होता है ब्लड क्लॉटिंग में होता है। हालांकि मैं भी इसको यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूँगा। ब्लड क्लॉटिंग का या ब्लड क्लॉट का एक अभी हम वीडियो अगला बनाएंगे, तब जाके हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। तो उसमें समझाएंगे कैसे कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, कैसे कैसे क्या होता है। बेसिकली वो ब्लड क्लॉटिंग जो 4 स्टेप में होती है वो बताऊंगा कैसे होता है अगली वीडियो में। तो इसका जो मेन फंक्शन है, मेन जो इसके रोल है, ब्लड क्लॉटिंग है, थक्का जमाने में काम आता है। आपका हाथ कट गया, कहीं से ब्लड निकल रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल इसी का होता है। तो ये हो गया आपका प्लेटलेट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसानों में होती है और अन्य स्तनधारियों में पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है इसकी सेल्स में। इसका जो मानक है 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक mm एक स्वस्थ मनुष्य में होना चाहिए। इसका फॉर्मेशन जो होता है बोन मैरो में होता है, निर्माण बोन मैरो में होता है, अस्थिमज्जा में होता है, डेथ प्लीहा में होती है। यूँ कहिए कि जो डेड प्लेटलेट्स हैं प्लीहा में इकट्ठा होती हैं वहीं मर खप जाती, काम खत्म हो जाता है। और जब प्लेटलेट्स का काउंट एवरेज से कम होता है, स्टैंडर्ड से कम होता है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और स्पेशली ये कई बीमारियां हैं जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, किडनी लीवर वगैरह की जो प्रॉब्लम्स हैं या वायरल हो गया, इन सब वजहों से प्लेटलेट्स काउंट जो है काफ़ी हद तक गिर जाती हैं, डाउन हो जाती हैं। और ये हमारा बकरी का दूध है, गिलोय है, पपीते का पत्ता है, कीवी, एलोवेरा है, खट्टे फल हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, इसके सोर्सेज पाए जाते हैं, माने जाते हैं। और वर्क में बताया कि ब्लड क्लॉटिंग में इसका मेन फंक्शन होता है। अब जरा आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जरा देखते हैं अगला टॉपिक हमारा इसी में आता है प्लाज्मा। जो तीसरा पार्ट था सेकंड पार्ट था ब्लड का, वो प्लाज्मा। आपका ब्लड कार्पसेल्स तो हो गए, रक्त कणिकाएँ आपकी हो गई। अब आते हैं प्लाज्मा में। अब बात ही प्लाज्मा कलर कैसा होता है। ध्यान रखिएगा, हल्का पीला, लाइट येलो कलर होता है। लिक्विड एक डाइल्यूट फॉर्म में होता है, फ्लूइड में होता है, तरल होता है, लिक्विड चिपचिपा होता है। हल्का येलो कलर का होता है, पीला कलर का होता है, लाइट येलो। अब बात आती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा कितने % होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, ब्लड में प्लाज्मा की जो मात्रा होती है वो होती है टोटल का ब्लड का 60%। अब जरा प्लाज्मा को देख लेते हैं। प्लाज्मा ब्लड में 60% अकेले प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा में भी अगर देखें तो 90% वाटर या जल होता है। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन्स होती है, 0.9% आपका जो है साल्ट होता है और 0.1% ग्लूकोज होता है। कितना क्या क्या प्लाज्मा में 90% वाटर है, 7% प्रोटीन्स हैं एंड 0.9% आपका जो है साल्ट है, मिस लवण या नमक कह सकते हैं, और 0.1% ग्लूकोज होता है। ये इसके प्लाज्मा के फैक्टर्स हैं। अब बात आती है प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। जब इन प्रोटीन्स को हम प्लाज्मा से अलग कर देते हैं तो ये जो शेष पार्ट बचता है वो कहलाता है सीरम। जब आप बीमारियों को डायग्नोज करवाते हैं, किसी जाते हैं पैथोलॉजी में, डॉक्टर लिखता है जो टेस्ट वगैरह कराने के लिए, तो कभी सीरम टेस्ट भी होता है।
तो उसमें क्या होता है कि इन दोनों को निकाल दिया, इनको हटाने के बाद जो लिक्विड पार्ट बचता है वो सीरम कहलाता है, जिसके टेस्ट से आपकी बहुत सारी बीमारियों का पता लगाया जाता है। और बात आती है कि इसका प्लाज्मा का फिर वही काम क्या है, तो जो हमारे बॉडी में पोषक तत्व हैं, जो खाना जो डाइजेशन के बाद जो पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो भोजन से बॉडी अब्जॉर्ब करती है, तो वो क्या होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी ये करता है बॉडी के हर अंगों में। तो इसका काम क्या है, पोषक तत्वों को और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना बॉडी के सभी अंगों में अकॉर्डिंग टू नीड। तो ये आपका हो गया। अब देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आपका प्लेटलेट्स के बारे में मेन पॉइंट्स और प्लाज्मा के बारे में मेन पॉइंट्स। इन्हीं से क्वेश्चन, ये सारे के सारे पॉइंट्स पूछे गए हैं एग्जाम्स में। अब जब एसएससी देख लीजिए, रेलवे के देख लीजिए, बीएड वगैरह देख लीजिए, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, ग्रुप सी या डी ग्रुप में भी कई बार पूछे गए हैं। तो इनको ध्यान से चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को कि इसी में थोड़ा सा रफली बता दूं कि ब्लड का होल वर्क क्या कौन कौन से काम होते हैं, वो भी यहीं करा देता हूं। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं, इसमें ब्लड के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। हालांकि मैंने रफली बार बताया था आप लोग शुरू में, लेकिन थोड़ा बताया था। ब्लड का सबसे पहला काम होता है O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में O2 इकट्ठा हो जाती है और जिसको एब्जॉर्ब करता है ब्लड, और उसको बॉडी के बिल्कुल एक एक सिरे तक, एक एक पार्ट तक, एक एक अंग तक ले जाता है। और जो श्वसन के बाद जो CO2 जनरेट होती है उसको लाके फेफड़े में रिलीज़ करता है, जिसको हम सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। और दूसरी बात, जो हम खाना खाते हैं, खाने के बाद जो कुछ भी पोषक तत्व हमारा डाइजेशन के बाद जो बनता है, उसको भी ब्लड ही है जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। और तीसरा कहता है उत्सर्जी तत्वों का परिवहन, जो हमारी बॉडी में उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिक एसिड है, यूरिया है, यूरिक है ना, इस टाइप की चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को हार्मफुल हो सकती हैं, तो उसको ब्लड ही है जो कि लेके जाता है उत्सर्जी अंगों तक। और जैसे मान लीजिए ब्लड के साथ जब ब्लड आगे बढ़ता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबको लेके चलता है। तो उसमें जो भी हानिकारक तत्व होते हैं उसको जैसे किडनी पार ले गया, किडनी से यूरिया, यूरिक एसिड या जो कुछ भी उसको एब्जॉर्ब किया और फिल्टर करके ब्लड को आगे बढ़ा दिया और उसको उठा के बाहर फेंक दिया, ये चीज़ें होती हैं। और अब आते हैं हार्मोन्स का। जिस तरह से पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड करता है, उस तरह हार्मोन्स का भी करता है। ब्लड शरीर की सफाई से मतलब नहाने धोने से नहीं है। शरीर की सफाई से मतलब ये होता है कि जो हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स हैं जो डैमेज हो जाती हैं, उसको WBC चबा जाता देसी भाषा में मतलब उसको भक्षण करके उसको नष्ट कर देता है और बिल्कुल साफ़ सुथरा सब मेंटेन रहता है। और जब कभी ब्लड जब कहीं कट लग जाए, चोट लग जाए, तो ब्लड जो निकलने लगता है तो उसको भी क्लॉटिंग का भी काम करता है। और बॉडी में जो वाटर बैलेंस होता है उसमें भी हेल्प करता है। बिल्कुल देखिए, अगर आप तो जैसे ब्लड में देखा जाए तो 60 प्लाज्मा है, प्लाज्मा में 90% वाटर है, तो कहीं ना कहीं वाटर बैलेंसिंग का भी काम बॉडी में ब्लड करता है। और आपको बता दें, हम लोग ऐसे हैं जो हम लोग का 12 महीने हर मौसम में बॉडी का टेम्परेचर सेम होता है, तो ये टेम्परेचर को सेम मेंटेन रखने का, एक जैसा मेंटेन रखने का काम भी ब्लड ही करता है। बहुत से ऐसे भी एनिमल्स हैं इनका टेम्परेचर चेंज होता रहता है हर मौसम के हिसाब से, लेकिन हम लोग ऐसे हैं, जैसे हम हैं, जो हमारे पेट एनिमल्स हैं या हम लोग हैं, गाय वगैरह है, इनका टेम्परेचर 12 महीने हर मौसम में एक जैसा होता है। तो ये मेंटेन करने का काम भी कौन करता है? ब्लड करता है। अब बात विभिन्न अंगों के साथ समन्वय का मतलब होता है, वैसे भी ये कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। तो बॉडी के प्रत्येक अंग तक ये सर्कुलेट होता है, जिसको खासकर हमारे जो पोषक तत्व हैं या हार्मोन्स हैं या जो भी हैं विटामिन वगैरह को, जो भी है, बॉडी के हर अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। तो ये मेन फंक्शंस हैं ब्लड के, इसको आप नोट कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचता है ब्लड क्लॉटिंग का, वो अगली वीडियो में डालूंगा, उसको आप ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ अगला टॉपिक हमारा होगा ब्लड क्लॉटिंग या
खून का थक्का जमना कैसे जमता है, उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं ध्यान। बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग बता दूं मैं आपको रफली अभी, वो 4 स्टेप्स में होता है, वो पता कैसे कैसे होता है हम कल अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।